Hello everyone. Today we will discuss an disease that is named as chickenpox. Okay, this is widely known as chickenpox or the skin rashes which caused by a virus. Okay, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे. इसके बारे में हम पता करेंगे इसके एजेंट, सोर्स और बहुत सारी बातों के बारे में. इसमें क्या क्या हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए, हमें कौन कौन से हमारे इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कौन सी वैक्सीन वगैरह चाहिए, ये सब हम आज देखेंगे. ठीक है, सबसे और ये थोड़ा सा क्विक है, मतलब रिवाइज टाइप है. अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैं डिटेल्स की वीडियो बाद में अपलोड कर दूंगा, बट अभी ये एकदम क्विक वाली रिवीजन टाइप है चिकन पॉक्स का. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. पहली बात, जो सबसे पहले कोई भी डिसीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसमें हमें सबसे पहले उसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में ज़रूर पता हो जाना चाहिए कि ये डिसीज़ हो किसकी वजह से रही है ना. और अगर हमें कॉजेटिव एजेंट का पता है तो हम आगे की फर्दर चीज़ों के तरफ मूव ऑन करेंगे, लाइक वैक्सीन या प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम बताएंगे उसको. ठीक है, तो पहले तो ये होती है HHV, ह्यूमन हर्पीज़ वायरस, बहुत फेमस. उसमें भी वेरिसेला जोस्टर वायरस. ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस के नाम से होती है. वेरिसेला जोस्टर वायरस के नाम से डिसीज़ होती है. तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो वैक्सीनेशन से लेके टेस्ट वगैरह तक होते हैं तो वेरिसेला के नाम से होते हैं. ये नाम आपको याद रखना है. ठीक है, ओके. पहली सोर्स क्या है इसका? सोर्स इसका इन्फेक्टिव केस ऑफ चिकन पॉक्स, मतलब जो पहले से चिकन पॉक्स से इन्फेक्ट हो चुका है वही, मतलब आपको या किसी भी नेक्स्ट पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है. ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी अटैक रेट. सेकेंडरी अटैक रेट मतलब अगर एक बार डिसीज़ हो जाती है, मान लो एक बार होने के बाद आपको बचपन में कभी हो गई, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ये दोबारा होगी, तो इसकी चांसेस 90% है आपको. ठीक है ना, मतलब वायरस इसका कहीं ना कहीं रह जाता है बॉडी में जो दोबारा अटैक करने का है. ठीक है, ये बात याद रखनी है. नेक्स्ट हमारे पास पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, मतलब अगर किसी भी XYZ किसी भी आपके सामने कोई पेशेंट है ना, और उसको ये डिसीज़ हो गई, तो वो कितने टाइम तक कम्युनिकेबल रहेगा, मतलब वो कब तक इन्फेक्ट करेगा दूसरों को. तो वो है इसके 1 से 2 दिन बिफोर रैशेस. उसको डिसीज़ हो गई है, उसके अंदर इन्फेक्शन चला गया है, मान लो ये कोई पेशेंट है, इसके अंदर इन्फेक्शन हमारा यहाँ से चला गया है. ठीक है, और अंदर जाने के बाद वो अभी मतलब इंक्यूबेशन टाइम में है, इंक्यूबेशन पीरियड में है. ठीक है, और रैशेस जो बॉडी पे अपीयर होते हैं, है ना, जो इसकी सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है, वो नहीं हुई है. उससे 1 से 2 दिन पहले तक वो पर्सन, ये जो पर्सन है, ये आपका इन्फेक्शियस रहेगा, मतलब कम्युनिकेबल रहेगा, इन्फेक्ट करेगा दूसरों को. ठीक है, और मान लो ये डिसीज़ ओवरऑल ख़त्म हो गई, हमने सोच लिया कि सारे के सारे रैशेस गायब हो गए, ठीक है, तो उसके भी 4 से 5 दिन तक भी ये कम्युनिकेबल रहेगा. ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका? 14 to 16 डेज़. एक बार कोई भी इसका वायरस अगर आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो 14 to 16 डेज़ में ये ऑन एन एवरेज 14 to 16. इम्यूनिटी के ऊपर बात होती है, अगर किसी की इम्यूनिटी थोड़ी वीक है तो 12 to 14 डेज़ में ये आपको वो दिखा देगा कि सिम्टम्स कैसे चल रहे हैं. ठीक है, इसके बारे में एक बात याद रखनी है स्टार मार्क करके. एक बार जो क्रस्ट फॉर्म्स हो जाएगी, ठीक है, जो क्रस्ट है रैशेस के ऊपर या जैसे भी इसके ऊपर पेशेंट में, तो जो पेशेंट है वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाएगा. ठीक है, फिर वो इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा. ठीक है, नेक्स्ट अब इसके हम कुछ क्लिनिकल फीचर्स के बारे में देख लेते हैं. क्लिनिकल फीचर्स, पहला प्री इरप्टिव स्टेज. प्री इरप्टिव स्टेज मतलब इरप्शन नहीं हुआ है अभी तक, मान लो ये स्किन है तो इस पर रैशेस नहीं आए हैं, उससे पहले ही क्या होगा, हमें फीवर आएगा विद बॉडी एक, पूरे शरीर में एकदम ऐसा लगेगा टूट रहा है. ठीक है, और बॉडी में फीवर आएगा नॉर्मली जस्ट. ठीक है, इरप्टिव स्टेज हो जाएगी. मान लो प्री इरप्टिव थी पहले, अब मान लो इरप्शन हो गया है, वहाँ पे निकल आए हैं, तो उनका साइज शेप मतलब कैसे होंगे,
वो होंगे हमारे वेसिकुलर रैशेस, ठीक है। 4 तरह के रैशेस होते हैं, हमें पता है, ठीक है ना। तो ये वाले वेसिकल्स होंगे, मतलब इनमें थोड़ा थोड़ा फ्लूइड भरा होगा, ऐसे थोड़े बड़े से होंगे और ये फ्लूइड भरा होगा, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक, अलग अलग साइजेस के होंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देखना, अपन को ये ध्यान रखना है जरूर, वेसिकल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्प्रेड कैसे होंगे? पहले ट्रंक, मतलब ट्रंक रीजन में होंगे, एब्डोमेन हो गया आपका, ठीक है। और जो भी लोअर मतलब एब्डोमिनल रीजन से है ना, इस टाइप पे होंगे। उसके बाद ही अपर बॉडी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अपर बॉडी की तरफ लाइक चेस्ट की तरफ है ना, देन फेस और फिर आर्म्स की तरफ फैलते चले जाएंगे इसके जो इरप्शंस होते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से वेसिकल्स टाइप के, ठीक है। बट ये बात याद रखनी है हमको, यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखी है कि पाम्स एंड सोल्स आर नॉट अफेक्टेड, मतलब जो हैंड्स के एक्सट्रीमिटीज़ के पाम्स हैं और जो सोल है हमारा, ठीक है, ये अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये अफेक्ट नहीं होगा। बाकी सब में रैशेस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में, ये तो सेम ही है, हाँ। इसके बारे में हम कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसमें। कॉम्प्लिकेशंस सबसे पहले तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स अगर है तुम्हारे पास, ठीक है, मान लो उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, वो इतना ज़्यादा वीक है कि कुछ भी, मतलब इतना भी नहीं, मतलब लेकिन उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है, कोप अप नहीं कर पा रही उसको ठीक करने में, तो वो उसके लिए सेवेयर हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक ही वर्ड है, सेवेयर है, फैटल, ठीक है। नेक्स्ट, रेज सिंड्रोम, अगर वो पर्सन किसी भी कारण से या किसी भी वजह से एस्पिरिन इनटेक करता है, या फिर किसी आपका पेशेंट जो है उस एस्पिरिन पे चल रहा है, ठीक है ना, एस्पिरिन मतलब एस्पिरिन उसको दी जा रही है ना, बाय एनी मेडिकेशंस के थ्रू, ठीक है, तो उसमें भी उसको रेज सिंड्रोम हो जाएगा, अगर मतलब एस्पिरिन इनटेक भी कर रहा है और चिकन पॉक्स हो जाए तो, ठीक है ना, ठीक है, इस बात को थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट, वेरिसेला न्यूमोनिया कॉज कर देगा कॉम्प्लिकेशंस में। मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये वायरस न्यूमोनिया कॉज कर सकता है, उसका नाम है हमारा वेरिसेला न्यूमोनिया। किन में ये ज़्यादा होने के चांसेस हैं? इन मालनरिश्ड चिल्ड्रंस, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज न्यूनेट्स या इन्फेंट्स, ठीक है, छोटे बच्चों में जिनकी इम्यूनिटी कम चल रही है या फिर जिनको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिला है, उनमें वेरिसेला न्यूमोनिया होने के चांसेस हैं। मैटरनल वेरिसेला, मतलब मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको ये हो गया, ठीक है ना, वेरिसेला से इन्फेक्ट हो गई, तो जो चाइल्ड होगा उसमें कंजेनाइटल डिफेक्ट्स आएंगे लाइक माइक्रोसेफेली, कॉर्टिकल एट्रोफी, हियरिंग या विजुअल इफेक्ट्स में उसके आगे जाके मतलब, ठीक है, डिफेक्ट्स आ सकते हैं, कैटरेक्ट हो सकता है, लिम्ब एट्रोफी हो सकती है, ठीक है ना, हाँ। नेक्स्ट हम ध्यान देंगे इसमें कि इन्वेस्टिगेशन हमको क्या करनी है। पहली इन्वेस्टिगेशन हमको पीसीआर जरूर करनी है, वायरल्स में पीसीआर करना ही होता है, ठीक है ना, मतलब एक डिफ़ॉल्ट करके देख लेते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें पता है कि हाँ मतलब थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि यार ये कोई दूसरा वायरस तो नहीं है ना, वायरस मतलब कोई दूसरा तो नहीं है जिससे इन्फेक्ट हो रहा है, तो हम उसका वायरल कल्चर करा के देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम? ट्रीटमेंट में हम सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे जैसे उसका सिम्टम्स कहीं पे मान लो बॉडी एक या फिर फीवर या फिर कुछ भी उसमें ज़्यादा होता चला जा रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके सिम्टम्स के हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते चले जाएंगे, ठीक है। प्रिवेंशन में देखते हैं वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन्स, अगर वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में चिकन पॉक्स का, तो हम इम्यूनोग्लोबिन्स उसमें इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। कितना? 12.5 इंटरनेशनल यूनिट पर किलोग्राम IM, ठीक है ना, IM, ठीक है, इंट्रामस्कुलर हम उसको दे देंगे। और ये रिपीट करनी है कब? जब बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो, तो हमें 3 वीक्स के बाद दोबारा से रिपीट कर देनी है, ठीक है ना। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं मतलब प्री फॉर्म्ड पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है ना, ठीक है। वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन्स इज़ नॉट गिवन अलॉन्ग विद वैक्सीन, ऑब्वियसली सी बात है, बट ये थोड़ी याद रखना है, वेरिसेला जोस्टर की इम्यूनोग्लोबिन्स हमें कब नहीं देनी है? जब हम वैक्सीन दे रहे हो। क्यों? वैक्सीन में हम क्या करते हैं? वैक्सीन में हम देते हैं लाइव वायरस, ताकि जो बॉडी है वो हमारी इम्यूनिटी बनाए, ठीक है। अब हमने उसको लाइव वायरस तो दे दिया, ठीक है, लाइव वायरस देते हैं,
उसकी बॉडी में पहले से लाइव वायरस है और अगर हम उसे वैक्सीन लगा देंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो वैक्सीन जाके इस लाइव वायरस को मार देगी और हमारी बॉडी वैक्सीन इम्यूनिटी नहीं बना पाएगी उस वैक्सीन के अगेंस्ट। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं, वेरिसेला की वैक्सीन कैसी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं मोनोवैलेंट वैक्सीन्स आती हैं, लाइव वैक्सीन होती हैं। ठीक है ना, मोनोवैलेंट भी आती हैं, क्वाड्रीवैलेंट भी आती है। मोनोवैलेंट अलग आती हैं, मान लो खाली वेरिसेला के अगेंस्ट में दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट कितनी देनी है हमें, 0.5 ml सबक्यूटेनियस। ठीक है, गिवन बिटवीन 6 वीक्स टू 3 मंथ्स। ठीक है ना, 6 मंथ्स से लेकर 3 मंथ्स के पीरियड के बीच में हमें ये वैक्सीन देनी है। ठीक है, कब तक इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, इसका टाइम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का 10 ईयर्स तक। मतलब 10 ईयर्स तक, तो ये अगर एक बार लगा दी आपको तो 10 ईयर्स तक नहीं होगी आपको डिसीज़। उसके बाद मतलब आप प्रोन है डिसीज, मतलब हो सकती है। ठीक है ना, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं देनी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रंस को नहीं देनी है। एलर्जिक टू नियोमाइसिन। नियोमाइसिन्स क्या होते हैं, नियोमाइसिन्स होते हैं जो, नियोमाइसिस एक तरह से कैटेगरीज है एंटीबायोटिक्स की, है ना, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकती है। ठीक है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर कोई बॉडी में हो जाता है तो उसमें हम नियोमाइसिन्स के कंटेंट्स, ठीक है ना, ऐसे मतलब नियोमाइसिन का ग्रुप को दिया जाता है। ठीक है ना, तो अगर एलर्जिक है वो बंदा नियोमाइसिन से पहले ही, तो उसे हम वैक्सीन सोच के देंगे, समझ के देंगे, नहीं यार नहीं देंगे। ठीक है, याद रखना है, बस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एज एन एग्जाम पॉइंट की व्यू या फिर ध्यान देने के लिए। ठीक है, क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन, क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन में आती है, इसका वैक्सीन का टाइप्स होता है जैसे कि MMRV वैक्सीन के नाम से। MMR वैक्सीन नॉर्मली हम देखते हैं, MMR बोलते हैं मम्स मीजल्स रूबेला। ठीक है ना, और इसके साथ अगर V और मिला देते हैं तो ये वेरिसेला MMRV क्वाड्रीवैलेंट 4 चीज़ों से प्रोटेक्शन कराने वाली वैक्सीन हो जाती है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, अगर नहीं हुई है तो कमेंट्स सेक्शन ओपन है आपका, आप कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन for your time.